हे एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्योर सब्सटेंसेस। ऑलरेडी प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने स्टडी किया है मैटर की डेफिनेशन, उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। हमने ट्रू सॉल्यूशन स्टडी किया, कोलाइडल सॉल्यूशन स्टडी किया, सस्पेंशन स्टडी किया। ये क्या है? सभी मिक्सचर्स। मिक्सचर स्टडी किया, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल्स कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम शॉर्ट फॉर्म में कोलाइड भी लिखते हैं। इस वीडियो में हमें स्टडी करना है क्या होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन, कंपाउंड की डेफिनेशन, ये सब चीजें हमें इस वीडियो में डिस्कस करनी है। ये टेबल हमने लास्ट कुछ वीडियो से हम इसी को स्टडी करते आ रहे हैं। अगर फिर भी आपको सेव करना है तो कर लीजिए। कर लिया? चलिए। तो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दो टाइप के, या तो एलिमेंट्स या तो कंपाउंड्स। तो रॉबर्ट बॉयल ये पहले साइंटिस्ट थे याद है तो रॉबर्ट बॉयल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट इस टर्म को इजाद किया था। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट 1661 में। लेकिन एंटोइन लेविशोर, ठीक है, एंटोइन लेविशोर नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। Defined element as the basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by means of chemical reaction। क्या है एलिमेंट की डेफिनेशन? एंटोइन लेविशोर नाम के साइंटिस्ट ने, फ्रेंच नाम है, ओके, और ये 1750 की रेंज में, 1750 की रेंज में पहली बार उन्होंने डेफिनेशन दी थी। डिफाइंड एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की मदद से हम उसे और सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये उन्होंने बताया एज डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। 100 बात की एक बात, एलिमेंट्स कितने हैं? 118, और 118 एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में स्टडी करते हैं। अब मैंने आपको लिखाया था कि 91 मेटल्स है, 7 मेटलॉइड्स है और 20 नॉन मेटल्स है। तो इस पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये जिनको मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, ये मेटलॉइड्स है। ये मेटलॉइड्स है, 7 मेटलॉइड्स। और उसके इधर साइड वाले जो है, ये इधर हाइड्रोजन 1, और फिर ये हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जितने भी दिख रहे हैं यहां तक कि आपको ये नोबल गैसेस, ये है नॉन मेटल्स। ये 7 मेटलॉइड्स, ये इधर साइड वाले ये नॉन मेटल्स, वो 1, और बाकी सब जितने भी है सब है मेटल्स।
ये वो पीरियोडिक टेबल है जो एनसीईआरटी फॉलो करती है। तो एनसीईआरटी के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जैसे मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, मैंने उस हिसाब से आपको बताया है। तो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर मतलब मैटर जो भी बना हुआ है इन 118 चीजों से बना हुआ है। जितने भी केमिकल फॉर्मूले बने हुए हैं वो सब इन 118 एलिमेंट से बने हुए हैं। तो एलिमेंट्स है 118, लेकिन दुनिया में सिर्फ 118 चीजें नहीं है, दुनिया में करोड़ों चीजें हैं। तो करोड़ों चीजों के केमिकल फॉर्मूले भी करोड़ों रहेंगे। हर चीज का एक केमिकल फॉर्मूला है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स भी 3 टाइप के, प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था। मेटल्स 91, नॉन मेटल्स 20, मेटलॉइड्स 7। तो एलिमेंट्स हमने स्टडी किया, उसमें हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्लासिफिकेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसे हम मेटल कहेंगे, किसे हम नॉन मेटल कहेंगे। तो इसको पहले आप सेव कर लीजिए। कर लिया सेव? चलिए, तो पीरियोडिक टेबल मैंने यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। हाँ, मेटल्स नॉन मेटल्स को एकदम डिटेल में स्टडी करने के लिए मैंने ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो क्लास 10th का जो लेसन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर बनाकर रखी है, आप एक बार उसे जरूर चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में हम जो बेसिक क्लासिफिकेशन है मेटल और नॉन मेटल्स का वो स्टडी करेंगे। चलिए, तो किन्हें हम कहेंगे मेटल्स और किन्हें हम कहेंगे नॉन मेटल्स। तो देखिए, मेटल्स का क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलरली नॉन मेटल्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बाद में फिर उनकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई, स्पेशली मेटल्स की। तो चलिए, मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरली हार्ड। अब सभी मेटल्स हार्ड है ऐसा जरूरी नहीं है। सोडियम चाकू से ही कट जाता है, नीडल से ही कट जाता है। तो अगर वो चाकू से कट सकता है तो हार्ड हुआ क्या? नहीं। और भी मेटल्स है जो सॉफ्ट है। कुछ कुछ मेटल्स हमारे हथेली पर रखकर ही पिघल जाते हैं, ओके, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो देखिए, मेटल्स आर जनरली हार्ड लिखा है। तो जनरली शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 में से अगर 85 से 90 लोग वो चीज फॉलो करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? जनरली। तो वो जनरली में ये 100 लोग भी आ गए। 100 में से 90 लोग वो चीज फॉलो करते हैं, 10 लोग फॉलो नहीं करते, तो हम जनरली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी बचे हुए जो 10 है जो इन 90 की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते, उन 10 को हम रखेंगे किसमें? एक्सेप्शंस में। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। तो नॉन मेटल्स क्या रहेंगे? नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट। अब कार्बन बोले तो डायमंड, ग्राफाइट, ये दोनों डायमंड एंड ग्राफाइट ये कार्बन है और कार्बन नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन डायमंड बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ग्राफाइट स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो एक्सेप्शंस है, मेटल्स में भी है और नॉन मेटल्स में भी है। इसीलिए हमने शब्द कौन सा इस्तेमाल किया? जनरली। फिर मेटल्स आर जनरली सॉलिड, सॉलिड एक्सेप्ट, एक्सेप्शन इसका, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज लिक्विड मेटल, मेटल है लेकिन लिक्विड अवस्था में रहता है। एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज अ लिक्विड मेटल। लेकिन -38 या -39 डिग्री सेल्सियस पे भी मर्क्यूरी सॉलिड बन जाता है। जैसे पानी 0 डिग्री पे आइस बन जाता है सॉलिड, तो -38 या -39 डिग्री सेल्सियस पे मर्क्यूरी भी सॉलिड बन जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी है लिक्विड। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड, तो नॉन मेटल्स आर जनरली
सॉलिड एंड गैसेस, जनरली सॉलिड एंड गैसेस, ज्यादातर लोग गैसेस रहते हैं। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन लिक्विड अवस्था में रहता है। ब्रोमीन इज लिक्विड। यहां देखेंगे, मर्क्यूरी अकेला मेटल जो लिक्विड अवस्था में रहता है, ब्रोमीन अकेला नॉन मेटल जो लिक्विड अवस्था में रहता है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रहेंगी अलग अलग। मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब दे हैव शाइनी सरफेस, दे हैव शाइनी सरफेस। तो अगर मेटल्स रहेंगे लस्ट्रस तो नॉन मेटल्स रहेंगे नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। एक्सेप्शन दोनों में है। जैसे अगर आप लोहे को देखें, आयरन, तो आयरन क्या चमकता है क्या? शाइनी सरफेस नहीं है, डल सरफेस है। मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, सॉरी नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। तो नॉन लस्ट्रस है मतलब वो डल सरफेस होता है, थोड़ा सा डल सरफेस होता है। जैसे मेटल्स कुछ कुछ चमकीले, सोना चमकता है, चांदी चमकती है। जनरली मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस, तो नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्ट्रस या फिर नॉन मेटल्स हैव डल सरफेस। चलिए अगली फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, इससे पहले कि अगली फिजिकल प्रॉपर्टी देखें, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है आयोडीन। आयोडीन का जो सरफेस रहता है, आयोडीन सॉलिड रहता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे और शाइनी सरफेस रहता है। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स क्या रहेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब दोनों में एक्सेप्शंस है। कुछ मेटल्स दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट ही कम रहता है। सीसियम, गैलियम हमारे हाथ में ही रख के पिघल जाते हैं, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कैसे होंगे? नहीं होते। एल्यूमिनियम, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए तो हम एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं। ओके, तो मेटल के बर्तनों में खाना इसलिए बना सकते हैं क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे मान लीजिए अगर ये मेटल है, ये पेन जो है वो मेटल है, तो अगर हम एक साइड से गर्म करेंगे तो दूसरी साइड भी गर्म हो जाएगी। मतलब हीट कहां से? अंदर से फ्लो हुई, यहां से यहां तक के। तो इसीलिए जब मेटल के बर्तन को हम नीचे से जब गर्म करते हैं तो गर्म हम नीचे से कर रहे, लेकिन ऊपर डायरेक्ट हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, हमारा हाथ जल सकता है, मतलब आग लगेगी हमें। तो मेटल्स को अगर एक पॉइंट पे गर्म करेंगे तो दूसरे साइड भी उसकी गर्म होती है। दैट मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बहता है। तो आपके घर में अगर जो भी वायर्स है, उस वायर को अगर आप कट करके देखेंगे, जो पॉलीमर उसके ऊपर लगा रहता है, पीवीसी, वायर के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग लगी रहती है उसको बोला जाता है पीवीसी। उसको खोलकर अगर आप देखेंगे तो आपको वहां मेटल की पतली सी वायर दिखेगी, पतली सी तार दिखेगी मेटल की। ओके, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शंस है, जैसे ग्राफाइट, एक्सेप्ट ग्राफाइट, ये कार्बन से बना होता है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट बह सकता है। डायमंड,
वो भी कार्बन का ही बना हुआ है, 4000 डिग्री पे समथिंग वो मेल्ट होता है, ये भी 3500 डिग्री पे समथिंग मेल्ट होता है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। एक्सेप्शन है इसमें। अगर आपको एक्सेप्शन के साथ में ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला वीडियो एकदम ज्यादा डिटेल में अगर चाहिए तो मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो क्लास 10th का जो वीडियो है जिसमें मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज विद देयर एक्सेप्शंस जो बताई है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस वीडियो की। चलिए अगली फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब that is they can be converted into what? Thin sheets. Thin sheets. ओके, मतलब अगर हम उसको हथौड़े से पीटेंगे, मेटल को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो उसकी पतली परत बनाते आती है या पतले पतरे बनाते आते हैं। when beaten with hammer, when beaten with hammer। चलिए तो मेटल्स अगर मैलिएबल तो नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल। एक्सेप्ट ग्राफाइट, ग्राफाइट मैलिएबल है, उसके पतरे बनाते आ सकते हैं। तो चलिए मैलिएबिलिटी, मेटल्स आर मैलिएबल, तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का नाम, मेटल्स उस प्रॉपर्टी को शो करते हैं इसीलिए मेटल्स को हम मैलिएबल बोलेंगे। तो व्हाट इज मैलिएबिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स व्हेन बीटन विथ हैमर, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। अब डक्टिलिटी भी मुझे इसी स्लाइड में लिखानी थी लेकिन हमें अगली स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, पहले आप इसको सेव करो। इसमें एक चीज ऐड कर दीजिएगा, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट मैलिएबल मेटल, सॉरी डक्टाइल तो होता ही है लेकिन गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल एज वेल एज गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, इसको भी ऐड कर दीजिए। अब सेव करो, हो गया। चलो अब डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी by which metals can be converted into thin wires on stretching। ठीक है, the property by which metals can be converted into thin wires on stretching is called, उस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। तो मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं तो मेटल्स आर डक्टाइल। प्रॉपर्टी का नाम डक्टिलिटी, मेटल्स शो करते हैं इसीलिए मेटल्स आर डक्टाइल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल। फिर अगर मेटल्स आर डक्टाइल तो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है लेकिन कार्बन फाइबर डक्टाइल है। फिर मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, तो मेटल्स की डेंसिटी अगर हाई तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी।
इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की जो डेंसिटी होती है वो होती है, आयोडीन की डेंसिटी 4.93 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हाई डेंसिटी होती है आयोडीन की। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, लेकिन उसमें एक्सेप्शन आयोडीन जिसकी डेंसिटी है इतनी, जो थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये तो सभी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स के डेफिनेशन क्या रहेगी? सो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है? दे आर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स 118, मेटल्स नॉन मेटल्स। तो यहां देखिए, एलिमेंट्स जो हमेशा चार्ज अवस्था में पॉजिटिव रहेंगे, जैसे सोडियम चार्ज अवस्था में Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम चार्ज अवस्था में +2 चार्ज, एल्यूमिनियम चार्ज अवस्था में +3। तो चार्ज उसके ऊपर +1 रहे, +2 रहे, +3 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा उसे हम बोलेंगे मेटल। हाइड्रोजन पॉजिटिव भी रहता है, हाइड्रोजन निगेटिव भी रहता है, लेकिन एक तो हाइड्रोजन सॉलिड नहीं है, हाइड्रोजन गैस है, ऊपर से हाइड्रोजन पॉजिटिव अवस्था में भी रहता है, निगेटिव अवस्था में भी रहता है। आयोडीन वैसे तो निगेटिव अवस्था में रहता है, लेकिन आयोडीन कभी कभार पॉजिटिव अवस्था में भी रहता है। तो हमें सिर्फ उससे मतलब है, अगर हम मेटल की बात करते हैं जो हमेशा पॉजिटिव अवस्था में रहे। ब्रोमीन कभी कभार पॉजिटिव अवस्था में भी रहता है, रहने को तो निगेटिव रहता है, लेकिन कभी कभार पॉजिटिव भी बन जाता है। तो जो हमेशा चार्ज्ड अवस्था में पॉजिटिव रहे, एक तो सॉलिड, एक ही एक्सेप्शन है मेटल में, कौन सा? मर्क्यूरी, इट इज अ लिक्विड मेटल, लेकिन वो भी हमेशा चार्ज अवस्था में पॉजिटिव ही रहता है। एलिमेंट्स विच आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड इन देयर चार्ज्ड फॉर्म, या फिर एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिनकी फितरत है इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे देने की। सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देगा तभी वो खुद पॉजिटिव बनेगा। एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज मेटल्स। जो चार्ज्ड अवस्था में हमेशा पॉजिटिव रहे उसको हम बोलेंगे मेटल्स। एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल्स बहुत सारे। तो नॉन मेटल्स हम किसको बोलेंगे? जो मेटल को जुड़कर खुद निगेटिव बनेंगे। एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, अगर वो दे रहा है तो ये ले रहा है, तो वो लूज करेगा तो ये स्वीकार करेगा। एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अनायन। ठीक है, एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू अनायन, उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। ओके, हालांकि देखा जाए तो मेटल्स की ये सर्टिफाइड डेफिनेशन है, एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जो डेफिनेशन मैंने लिखकर दी है ये प्रॉपर देखा जाए तो सर्टिफाइड डेफिनेशन नहीं है कि जो मेटल को जुड़कर हमेशा नेगेटिव बनेगा। फॉर एग्जांपल हीलियम, ठीक है, या फिर आर्गॉन या नियॉन, इनकी फाइनल ऑक्टेट, आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, तो इन्हें मेटल से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो
इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा था। तो नॉन मेटल्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है, क्यों किया गया, कैसे किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मेटल्स की हमने ढेर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, बाद में हमने उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन देखी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स की है उससे अपोजिट जिनकी रहेंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल्स। आपको आई थिंक सो यहां तक के क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए अब हम कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में दो चीज है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो हमने एलिमेंट्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखा, तो मेटलॉइड्स हम किनको बोलेंगे? जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी मेटल की तरह होगी और थोड़ी सी नॉन मेटल की तरह होगी। दोज एलिमेंट्स विच हैव द इंटरमीडिएट फिजिकल प्रॉपर्टी, दोज ऑफ बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की फिजिकल प्रॉपर्टी, उनको हम बोलेंगे मेटलॉइड। उसको मैं मेटलॉइड को किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। ओके, तो यहां पर मेटल्स और नॉन मेटल्स को ही हम ज्यादा अच्छे से स्टडी करते हैं, और फिर अभी कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे। तो पहले आप इसको सेव करो। कर लिया सेव। तो अब हम देखेंगे पहले कंपाउंड की डेफिनेशन और फिर उसका एग्जाम्पल। तो व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड मतलब कोई भी केमिकल फॉर्मूला। कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर chemically combined with each other in fixed proportion. ओके, तो देखिए जो मैंने आपको लिख कर दिया उससे पहले एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखिए, कंपाउंड तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में केमिकली जुड़ेंगे तो बनेगा कंपाउंड। कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन इज एलिमेंट। ऑक्सीजन इज ऑल्सो एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एलिमेंट। ओके, तो हाइड्रोजन इज एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एलिमेंट। लेकिन ये अगर आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनेगा? कंपाउंड। अगर मैं सिर्फ H लिखूं मतलब हाइड्रोजन, O लिखूं मतलब ऑक्सीजन, तो ये दोनों तो एलिमेंट है, लेकिन आपस में अगर केमिकली जुड़ेंगे तो बन जाएगा कंपाउंड। तो H2O फिक्स प्रोपोर्शन में दो तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दो तरीके से आपस में जुड़ सकते हैं। देखिए, H2O एंड H2O2, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, इसका नाम वाटर। H2O मतलब पानी मतलब वाटर, और H2O2 इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो H2O केमिकल कंपाउंड है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 कंपाउंड है। तो एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे, 118 एलिमेंट आपस में जुड़कर करोड़ों कंपाउंड बना सकते हैं। एलिमेंट्स भले ही 118 है, लेकिन आपस में जुड़कर करोड़ों केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक और देख लीजिए, सोडियम बोले तो Na इज एलिमेंट, Na इज एलिमेंट। क्लोरीन इज एलिमेंट, क्लोरीन इज एलिमेंट। क्लोरीन का सिंबल क्या है? Cl। लेकिन NaCl ये क्या बन गया? सॉल्ट। बोले तो सोडियम क्लोराइड, NaCl का नाम सोडियम क्लोराइड। तो आई होप आपको कंपाउंड किसे बोलते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। एलिमेंट्स
आपस में जुड़ते हैं तो बनेगा कंपाउंड, राइट? ओके, पहले आप इसको सेव कर लीजिए। चलिए, हो गया? चलिए, तो आई होप यहां पर आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब देखेंगे हम, और फिर वीडियो खत्म कर देंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अगर आपको कुत्तों की आवाज आ रही होगी वीडियो में तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। फिजिकल चेंज, द चेंज which does not involve change in chemical composition. The change which does not involve change in chemical composition बोले तो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपोजिशन को ही हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। ऐसा बदलाव, चेंज मतलब बदलाव, ऐसा बदलाव जिसमें केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलता उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज, इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये हो गया। तो अगर ऐसा चेंज जिसमें केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलता, ऐसे बदलाव को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज मतलब जहां पर केमिकल फॉर्मूला बदलता है। तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि आइस क्या है? सॉलिड। बर्फ क्या है? सॉलिड। और आइस का बन रहा है वाटर। वाटर क्या है? लिक्विड। लेकिन आइस का फॉर्मूला क्या है? H2O। वाटर का भी फॉर्मूला क्या है? H2O। तो सिर्फ सॉलिड से बन रहा है लिक्विड, और अगर लिक्विड को अगर हम गर्म करेंगे, वाटर को अगर हम गर्म करेंगे तो वाटर बनेगा वाटर वेपर। वाटर वेपर का भी फॉर्मूला क्या है? H2O। द चेंज विच डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन chemical composition, such change is called physical change, and the change which involves change in chemical composition, chemical composition बोले तो chemical formula। किसी भी चीज का केमिकल फॉर्मूला अगर बदलता है, इसका मतलब केमिकल चेंज हो रहा है। चेंज इन केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज chemical reaction. Chemical change is also called as chemical reaction. Or for example, conversion of milk to curd, दूध से दही बनना मतलब केमिकल चेंज। एग्जाम्पल, मिल्क का केमिकल कंपोजिशन है लैक्टोज। लैक्टोज नाम की शुगर पाई जाती है मिल्क में। मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क से कर्ड बनना, मिल्क का फॉर्मूला लैक्टोज, कर्ड का फॉर्मूला लैक्टिक एसिड। ये ध्यान में रखेंगे। दूध से दही बनना, लैक्टोज का लैक्टिक एसिड बनना। अब फिजिकल चेंज में सॉलिड का बना लिक्विड, आइस का बना वाटर। वाटर को आप दोबारा फ्रिज में रख दीजिए, फिर से वाटर का आइस बन जाएगा। उसको फ्रिज से बाहर निकाले, दोबारा वाटर बन जाएगा। वाटर को दोबारा फ्रिज में रखेंगे, फिर से आइस बन जाएगा। मतलब
फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। बार बार हम वो चीज आगे पीछे कर सकते हैं। फिजिकल चेंज मे बी रिवर्सिबल, या फिर फिजिकल चेंजेस जनरली, फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल। लेकिन एक बार दूध से दही बन गया तो आप उस दही का कुछ भी कीजिए दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वंस मिल्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कर्ड, इट कैनॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू मिल्क। एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता। इसका मतलब दही का दोबारा दूध नहीं बन सकता, मतलब केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज इज जनरली, अब ये जनरली इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आपको 11th स्टैंडर्ड में एक लेसन होता है जिसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है, तो वहां पे हम रिवर्सिबल रिएक्शंस स्टडी करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर शब्द इस्तेमाल किया जनरली। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम 98% टू 99% केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। सिर्फ 1% रिवर्सिबल हो सकती है। केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो किसी भी चीज को अगर हम जला रहे हैं, बर्निंग, फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज होगा, तो वो केमिकल चेंज होता है। किसी भी चीज को जलाना केमिकल चेंज होता है। ओके, तो पहले आप इसको सेव कर लेंगे। तो फिजिकल चेंज हमको समझ गया, तो कुछ 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर लेते हैं। इसको सेव कर लो। हो गया, चलिए तो अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किन्हें हम कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज which can be observed and specified are called physical properties. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और बता सकते हैं। ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी चीज का कलर क्या होगा? तो कलर क्या हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट, कोणते टेम्परेचर पे वो गर्म होता है, सॉरी कोणते टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैस बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, राइट, ये सब चीजें। किसी चीज का कलर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बोले तो कौन से टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैस बनता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कौन से टेम्परेचर पे सॉलिड का लिक्विड बनता है। ये तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, और जिनको हम स्टडी कर सकते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। वॉल्यूम, तो डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। ये ऐसा सिंबल होता है डेंसिटी का जिसको बोला जाता है RHO, रो। और इसका यूनिट क्या होगा? अगर मान लो वो सॉलिड है कोई चीज, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर सॉलिड है तो, या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब। या फिर अगर कोई चीज लिक्विड है तो हम किलोग्राम पर लीटर या फिर ग्राम पर ml में भी शो कर सकते हैं। सॉलिड चीज की डेंसिटी निकालना है
तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब या फिर ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। और अगर चीज लिक्विड है तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो किलोग्राम अपॉन लीटर या फिर ग्राम अपॉन मिलीलीटर फॉर लिक्विड। दिस इज फॉर लिक्विड। अगर लिक्विड की हमको डेंसिटी निकालना रहा तो यूनिट ये दो में से इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई चीज सॉलिड रहेगी तो उसके लिए फिर हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। अब डेंसिटी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ये एक प्रॉपर्टी हो गई। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ओके। रिजिडिटी, रिजिडिटी ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो विस्कोसिटी और फ्लूइडिटी इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, किसको बोले हम विस्कोसिटी और किसको बोलेंगे हम फ्लूइडिटी। तो इन दोनों को मैं पहले आपस में एक्सचेंज कर देता हूं, क्योंकि पहले फ्लूइडिटी समझेंगे तब आपको विस्कोसिटी समझ में आएगा। तो देखिए, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो जो बह सकता है is called fluidity, is called fluid। फ्लूइडिटी, तो पहले फ्लूइड समझो। एनीथिंग दैट कैन फ्लो जो बह सकता है उसको हम बोलेंगे फ्लूइड, और जितनी आसानी से बह सकता है मतलब फ्लूइडिटी। द ईज विथ विच, the ease with which it can flow is called fluidity। एग्जाम्पल, जो चीज बह सकती है, कौन सा? लिक्विड बह सकता है, पानी बहता है, हाउ। गैस बह सकती है, हाउ। तो लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड या फिर कोई भी गैस किस कैटेगरी में आएगा? फ्लूइड। जो चीज जितनी आसानी से बह सकती है उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा। मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी जमीन पे गिराया और 1 लीटर तेल भी जमीन पे गिराया, तो कौन ज्यादा स्पीडली बहता है? पानी ज्यादा स्पीडली बहेगा, तो पानी ज्यादा अच्छा फ्लूइड है। पानी ज्यादा अच्छे से बहता है या हवा ज्यादा स्पीडली बहती है? तो हवा ज्यादा स्पीडली बहती है, तो हवा ज्यादा अच्छा फ्लूइड हो गई। Anything that can flow is called fluid. The ease with which it can flow is called fluidity. Liquid and gas are fluid. Okay. तो viscosity क्या होती है बताता हूं। Viscosity, the resistance to flow। रेजिस्टेंस का मतलब टू अपोज, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध करना, अपोज करना। द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो जो चीज ज्यादा अच्छा फ्लूइड उसकी विस्कोसिटी होगी कम। यहां समझिए, 1 लीटर पानी बहाया, 1 लीटर तेल गिराया, तो कौन ज्यादा अच्छे से भागेगा? पानी ज्यादा अच्छे से भागेगा। तो पानी की फ्लूइडिटी ज्यादा, तेल की फ्लूइडिटी कम, लेकिन जिसकी फ्लूइडिटी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी कम। तो ऑयल की फ्लूइडिटी कम मतलब ही विस्कोसिटी ज्यादा। विस्कोसिटी मतलब 100 बात की एक बात, चिपचिपापन। पानी ज्यादा चिपचिपा नहीं है, तेल ज्यादा चिपचिपा है। चिपचिपाहट ज्यादा
मतलब विस्कोसिटी ज्यादा, चिपचिपाहट ज्यादा मतलब विस्कोसिटी ज्यादा. द रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी. ओके, मोर फ्लूइडिटी मीन्स लेस विस्कोसिटी. फ्लूइडिटी ज्यादा तो विस्कोसिटी कम. मोर फ्लूइडिटी मीन्स लेस विस्कोसिटी एंड मोर विस्कोसिटी मीन्स लेस फ्लूइडिटी. इस सेंटेंस को मिक्स मत करना. फ्लूइडिटी ज्यादा तो विस्कोसिटी कम, विस्कोसिटी ज्यादा मतलब फ्लूइडिटी कम. अब देखेंगे रिजिडिटी. किसको हम बोलेंगे? रिजिड. तो जो चीज क्या बोलते हैं, बदलाव एक्सेप्ट नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल अगर ये पेन, ये रिजिड है, ये अपने शेप में बदलाव एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब ये रिजिड है. इसको अगर बेंड करने जाऊंगा टूट जाएगी, लेकिन मुड़ेगी क्या? नहीं. इसको अगर बेंड करने जाऊंगा, टेढ़ा करने जाऊंगा तो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं. ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक कपड़ा लेता हूं ऐसा, अगर मैं कपड़ा लेता हूं तो इसको मैं फोल्ड कर सकता हूं. हाँ, इसको मैं फोल्ड कर सकता हूं ऐसे, राइट. तो यहां ध्यान दीजिए, ये रिजिड हुआ क्या? कपड़ा. कपड़ा रिजिड नहीं है क्योंकि वो अपना आकार बदल सकता है. अगर हम बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो आकार बदलेगा, उसका शेप बदलेगा, लेकिन इसका शेप जो है वो बदलेगा क्या? नहीं. मतलब ये रिजिड हो गया. तो व्हाट इज रिजिडिटी? द प्रॉपर्टी और अबिलिटी, द प्रॉपर्टी और कैपेसिटी और अबिलिटी टू अपोज या फिर टू रेजिस्ट. अपोज करना मतलब क्या? रेजिस्ट करना. टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स शेप. इन इट्स शेप, जो अपना आकार नहीं बदलेगा. द प्रॉपर्टी और अबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. That property is called as what? Rigidity, right? The property or ability to resist the change in its shape when external force is applied, that property is called as rigidity. जैसे पत्थर का हम आकार बदल सकते हैं क्या? नहीं. उसका आकार बदलने जाएंगे मशीन की मदद से भी, अगर उसका आकार बदलने जाएंगे तो टूट जाएगा, लेकिन अपने आकार में बदलाव एक्सेप्ट नहीं करता. तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की. कलर हमको पता ही है, बॉइलिंग पॉइंट पता है, मेल्टिंग पॉइंट पता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर चीज सॉलिड है तो उसका यूनिट क्या लेंगे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और अगर चीज लिक्विड है उसकी डेंसिटी निकालना है तो उसका यूनिट क्या लेंगे? किलोग्राम पर लीटर या फिर ग्राम पर मिलीलीटर फॉर लिक्विड्स. ये तो यहां पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया. फिर फ्लूइडिटी, विस्कोसिटी, रिजिडिटी. जो चीज बह सकती है मतलब फ्लूइड, जितने आसानी से बहेगी फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी ज्यादा तो विस्कोसिटी कम, विस्कोसिटी ज्यादा तो फ्लूइडिटी कम. और लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी रिजिडिटी. ओके, तो और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे मास, वजन, वॉल्यूम. ओके, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आता है, लेकिन यहां तक ये चीजें थोड़ी सी नई थी आपके लिए, इसलिए पहले इनको स्पेसिफाई किया. ओके, तो यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये लेसन मतलब ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है. ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में. आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक प्लीज़ शेयर करेंगे. ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. सेव कर लीजिए इसको. चलिए, बाय. सेव करेंगे.